गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरा लेक्चर नंबर 25 में स्वागत है। तो ध्यान दीजिए, इससे पहले जो हमारा लेक्चर नंबर 24 हुआ था, लेक्चर नंबर 24 में मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ाए थे कि बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव के मान की गणना और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव के मान की गणना। तो हमारा कल का जो लास्ट पॉइंट था वो ये था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव के मान की गणना, जिसका फंक्शन मैंने निकलवाया था B = में KP cos थीटा अपॉन r²। यही फंक्शन था ना भाई कि B = में KP cos थीटा अपॉन r²। अब इस फंक्शन से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन पॉइंट निकलते हैं। नोट तो ध्यान दें, जैसे कि कल मैं जब इस टॉपिक को आपको पढ़ा रहा था तो बार बार एक चीज कह रहा था, जैसे कि दिस इज ए इलेक्ट्रिक डायपोल, दिस इज फर्स्ट चार्ज -q एंड +q एंड देयर मिड डिस्टेंस इज 2 स्मॉल a एंड देयर मिडेस्ट पॉइंट इज O। अब इस O से स्मॉल r डिस्टेंस पर यहां पर कोई पॉइंट P स्टैब्लिश था जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना था। अब मेरा केवल इतना मानना था कि ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P इस बिंदु O के साथ थीटा कोण पर स्थित है। तो पर्टिकुलर ना तो मैं इसे निरक्षी कह सकता हूँ ना मैं इसे अक्षी कह सकता हूँ। तो मैंने केवल इतना ध्यान दिया है कि सर ये जो विद्युत द्विध्रुव है उसके कारण विद्युत विभव का ये फंक्शन निकल कर आया है। अब मैं यहाँ से अक्ष पे भी निकाल सकता हूँ, निरक्ष पे भी निकाल सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अक्ष पर, किस पर? अक्ष पर। अक्ष पर निकालेंगे तो अक्ष पर वैल्यू कैसे आएगी? देखिए B = में फंक्शन चल रहा है KP cos थीटा अपॉन r²। अब भैया जब अक्ष पर होगा तो थीटा बराबर कितने डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री, क्योंकि ये पॉइंट P एकदम इसके पैरेलल में आ जाएगा, सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। तो B = में KP cos 0 अपॉन r²। cos 0 का मान 1 होता है, तो KP अपॉन r²। फॉर एक्सिस अक्ष पर हो गया। दूसरी बात, अगर हम बात करें निरक्ष की, अगर हम बात करें निरक्ष की तो आप जानते हैं भैया निरक्ष एकदम परपेंडिकुलर हो जाएगा वर्टिकल। तो थीटा = कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो B = में KP cos थीटा टाइम पे 90 पुट कर दिया अपॉन r²। cos 90 का मान कितना होता है? 0। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो V निरक्ष पर कितना हो जाएगा मान? विद्युत विभव का मान 0 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए भैया, लास्ट लेक्चर 24 में मैंने आपको, समझने की कोशिश करो, लास्ट लेक्चर नंबर 24 में मैंने आपको बिंदुवत आवेश के कारण भी विद्युत विभव के मान की गणना करवाई थी, जिसकी वैल्यू निकल कर आ रही थी V = में KQ/r। क्या रही थी ना? और विद्युत द्विध्रुव के कारण भी हमने ज्ञात किया था, उसका फंक्शन आ रहा था KP cos थीटा अपॉन r²। आ रहा था कि नहीं आ रहा था? क्या इस फंक्शन को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? अब गौर करना, K अपनी जगह पर है, P को मैंने लिख दिया Q × 2a और गुणा में चल रहा है cos थीटा अपॉन r²। लिख सकता हूँ। अब इस फंक्शन को मैं तोड़कर ऐसे नहीं लिख सकता क्या? KQ अपॉन r इंटू 2a cos थीटा अपॉन r। बोलो लिख सकता हूँ क्या नहीं? अब KQ अपॉन r बिंदुवत आवेश कारण विद्युत विभव को व्यक्त कर रहा है कि नहीं? तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ V बराबर में B बिंदु अर्थात बिंदुवत आवेश कारण उत्पन्न विद्युत विभव इंटू 2a cos थीटा अपॉन r। सर इसको लिखने का या समझाने का क्या मतलब है? इससे स्पष्ट होता है कि सर विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का कितना गुणा होता है? 2a cos थीटा अपॉन r। क्लियर? ओके, आगे ध्यान दीजिएगा। अगली सिचुएशन क्या आती है? अगली सिचुएशन पर गौर फरमाइए। याद करो, मैंने आपको बताया था कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने ज्ञात करवाई थी, फंक्शन निकलवाया था। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि सर विद्युत द्विध्रुव के
निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य नहीं होता है, परंतु विद्युत विभव का मान शून्य हो सकता है। क्लियर? तो दिस इज अ नॉर्मली नोटिफिकेशन पॉइंट जिसको आप याद रख सकते हैं कि भाई अक्ष पर तो विद्युत विभव का मान ये हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण, निरक्ष पर ये हो जाएगा, और मेन कंडीशन ये निकालनी कि साहब विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का 2a cos थीटा अपॉन स्मॉल r गुणा कैसा होता है, अधिक होता है। अब जैसे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत विभव है उसका मेजर फंक्शन आ रहा है 20 में kp cos थीटा अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। k कांस्टेंट है, p क्या है, विद्युत द्विध्रुव, ये भी एक नियत मान ही है। अगर हम यहाँ से इस मान को हटा देंगे तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि सर यहाँ पर जो ये विद्युत विभव आ रहा है द्विध्रुव के कारण वो दूरी के वर्ग के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। सेम पॉइंट चार्ज के कारण ले लो भाई, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र होता है k q अपॉन स्मॉल r। तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख सकता हूँ, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल r, यानी कि बिंदुवत आवेश कारण भी जो विद्युत विभव उत्पन्न होगा वो दूरी के कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती। ग्राफ खींचोगे तो ऑब्वियसली सी बात है कैसी लाइन प्राप्त होगी, कर्विकल शो प्राप्त होगी। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग b और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग b और एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आपने क्या माना है, r। अगर इसका इन्वर्स लोगे, अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो v और 1 अपॉन r के मध्य, ठीक है ना, तो कैसी लाइन प्राप्त हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल से हमारे पास नोटिफिकेशन पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। अगला टॉपिक आता है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता जिसे हम विभव हानि भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियली ग्रेडियंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ पोटेंशियली ग्रेडियंट, आ रही बात समझ में कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं, तो आपके पास सिंपल सा एक लाइन का आंसर होगा। तो आप चाहें तो परिभाषा लिख सकते हैं, मैं बहुत स्लोली अक्षरों में बोल रहा हूं। विद्युत विभव के मान में दूरी के साथ होने वाला परिवर्तन, विद्युत विभव के मान में दूरी के साथ होने वाला परिवर्तन विभव हानि या क्या कहलाता है भैया, विभव प्रवणता। तो क्या फंक्शन, क्यों हमारे पास क्या परिभाषा बनी भैया विभव प्रवणता की, कि विद्युत विभव के मान में दूरी के साथ होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, विभव हानि या विभव प्रवणता। सामान्यतः विभव प्रवणता को हम dv अपॉन dr, देख लीजिएगा आप किससे व्यक्त करेंगे, dv अपॉन dr, यानी कि v विभव, d लग रहा है तो तात्क्षणिक परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है, दूरी के सापेक्ष। तो विभव के मान में दूरी के साथ होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा, विभव प्रवणता। क्लियर? ठीक है भाई। अब आता है हमारे पास अगला टॉपिक, विद्युत क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, अब ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट स्टार्ट होते हैं यहां से आगे। विद्युत क्षेत्र E व विभव प्रवणता dv अपॉन dr के मध्य संबंध। तो हमारा अगला टॉपिक है भैया विद्युत क्षेत्र E व विभव प्रवणता dv अपॉन dr के मध्य संबंध। तो मैं यहां पर E और dv अपॉन dr दोनों के मध्य में रिलेशंस कैलकुलेट कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन बनता है वो क्या बनता है कि माना किसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु A और B उपस्थित हैं। माना किसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु A और B उपस्थित हैं जो कि एक दूसरे से dr दूरी पर उपस्थित हैं। तो आप ध्यान देंगे, बिल्कुल शॉर्ट सा प्रोग्राम है। ये हो चुका है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। आप ये लीजिएगा, इस कॉल्ड इस पॉइंट A एंड B, ठीक है।
क्यू नॉट, ठीक है। और दोनों की जो मिड डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, डी आर। अब आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों जो पॉइंट है ए और बी जिस पर चार्ज उपस्थित है ये विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित है क्या, नहीं, ठीक है। तो मैं अब एक लाइन लिखूंगा, अतः बिंदु ए कॉमा बी के मध्य उत्पन्न विभवांतर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या विभवांतर बनेगा, डेल्टा वी इज टू में वी ए माइनस बी बी, क्योंकि फाइनल में से फाइनल में से प्रारंभिक को घटाएंगे। तो देखो बेटा पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो बी ए और बी का जो पोटेंशियल है वो कितना बन गया, बी बी। तो डेल्टा वी इज टू में बी ए माइनस बी बी। लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, माइनस इंटीग्रेशन प्रारंभिक सीमा बी टू ए और फंक्शन बन जाएगा ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, बन गया, ठीक है। अब इसको तो चाहे लिखो या मत लिखो, ये तो मैंने व्यक्त करने के लिए बताया है। तो आप मेजरली फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं डेल्टा बी इज टू में माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, दैट्स कॉल्ड इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा समझेंगे, अब मैं जो बोलने वाला हूं, जो आपको बताने वाला हूं, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो ये दोनों पॉइंट उपस्थित हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको, ए और बी, जिन दोनों का मैंने पोटेंशियल डिफरेंट आपके सामने लिखा है कि भाई डेल्टा बी इज टू माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। मैं मान लेता हूं, माना क्या है, देखो ऑलरेडी उसने दिया है, टॉपिक के अंदर ऑलरेडी उसने दिया है कि ये जो पॉइंट ए और बी है उनकी जो मिड डिस्टेंस है वो डी आर है, और डी तात्क्षणिक परिवर्तन होता है जो कि अल्पमान को व्यक्त करता है। कौन से मान को व्यक्त करता है, अल्पमान को। आपको लोअर स्टैंडर्ड में मैंने काफी ढंग से पढ़ाया है। तो मैं मान लेता हूं कि माना, क्योंकि हमारी बहुत पुरानी आदत है जो चीज हमसे पॉसिबल नहीं होती उसको हम मान लेते हैं, ठीक है। तो माना बिंदु ए कॉमा बी एक दूसरे के अत्यंत निकट उपस्थित हैं। माना विद्युत क्षेत्र उपस्थित बिंदु ए और बी एक दूसरे के अत्यंत निकट उपस्थित हैं। तो भैया बिंदु ए और बी जब एक दूसरे के अत्यंत निकट उपस्थित है तो क्या होगा, समाकलनीय मान तो संपूर्ण मान को व्यक्त करता है, नजदीक आएंगे तो संपूर्ण मान कम हो जाएगा ना, अल्प होगा। अल्प होगा तो समाकलन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अवकलन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्प में। अर्थात नजदीक लेने पर जो पूर्ण मान है वो पूर्ण मान किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्पमान में। और इतिहास गवाह है पूर्ण मान के लिए समाकलन को यूज में लिया जाता है, अल्पमान के लिए किसको यूज में लिया जाता है, डी को यूज में लिया जाता है। तो देखो बेटा डेल्टा बी पूर्ण परिवर्तन है, पूर्ण परिवर्तन अल्प परिवर्तन में कन्वर्ट होगा तो डेल्टा बी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीवी में। हो गया, माइनस तो बाहर चली रहा है, समाकलन खत्म हो गया क्योंकि पूर्ण मान को अल्प में ले रहा हूं, क्योंकि दोनों के मध्य की दूरी मैंने कैसी मान लिया, अल्प। तो यहां पे बचेगा ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, समाकलन मान खत्म कर दिया, ठीक है। इसको खोल लेते हैं, डीबी इज टू माइनस, इसको खोलेंगे मोड ऑफ ई वेक्टर मोड ऑफ डी आर वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र और दोनों के मध्य की दूरी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर थीटा बराबर कितने डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो dv बराबर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस के ई डी आर। अगर मैं यहाँ से e का मान निकालूंगा तो e बराबर में माइनस के क्या निकल कर आ जाएगा, dv अपॉन डी आर। उपरोक्त समीकरण विद्युत क्षेत्र और देखिए dv अपॉन डी आर, वही विभव प्रवणता आ गई, दोनों के मध्य किसको व्यक्त करता है, संबंध को व्यक्त या प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो देखो भैया हमारा टॉपिक था विद्युत क्षेत्र में विभव प्रवणता के मध्य संबंध। जनरली इस रिलेशंस को कैलकुलेट करने के लिए हमने कोई भी 2 पॉइंट्स ले लिए, दोनों के मध्य विभवांतर का फंक्शन लिखा, फिर हमने मान लिया कि भैया दोनों एक दूसरे के अत्यंत निकट उपस्थित हैं। निकट हैं तो भाई पूर्ण मान है, निकट होने पर पूर्ण मान अल्पमान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पूर्ण मान में हमने समाकलन के चिन्ह को यूज में ले रखा था,
अल्पमान की कैलकुलेशन करेंगे तो समाकलन हट जाएगा, तो समाकलन हटा दिया, इसको a डॉट बी से हमने खोल लिया और वैल्यूशन निकल कर आ गई। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है उसमें इसका एक संकारक संबंध और दिया हुआ है। किसका संकारक संबंध? विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता का। ठीक है ना, तो जो ये संबंध है ना, ये संबंध इसको संकारक के रूप में और व्यक्त करना है। तो जिसको मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट पैटर्न से समझाता हूं, तो जरा ध्यान दीजिए, मैं यहां पे हेडिंग डाल रहा हूं ई व dv अपॉन dr के मध्य संबंध का संकारक रूप। ठीक है ना, संकारक रूप मतलब डेल कन्वर्जन। तो विद्युत क्षेत्र व विभव प्रवणता के मध्य जो हमने अभी संबंध ज्ञात किया था E में माइनस के dv अपॉन dr, इसका मैं बेटा आपके सामने संकारक रूप लिखना चाह रहा हूं। ठीक है ना, तो जरा ध्यान दीजिए संकारक रूप आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले केवल आप सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान दें, प्रूफ वही हमारी चित परिचित लाइन, हम जानते हैं, जस्ट अभी आपने पढ़ा है E में माइनस के dv अपॉन dr, समीकरण नंबर 1 हो गया भाई। अब समीकरण नंबर 1 है हमारे पास EB में माइनस के dv अपॉन dr, और ऑब्वियसली सी बात है कि जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियली ग्रेडियंट दोनों के मिड के रिलेशंस को शो आउट कर रही है। ठीक है, अब मैं समीकरण नंबर 1 का देखिए, समीकरण नंबर 1 का आंशिक अवकलन करने पर, तो देखो बच्चों मैं समीकरण नंबर 1 का आंशिक अवकलन कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो E में माइनस के d जो है वो डेल में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल v अपॉन डेल r। ठीक है ना, और आंशिक अवकलन मूल राशि के 2 बार अवकलन को व्यक्त करता है। जैसे कि मैं y का x के रेस्पेक्ट में सापेक्ष, यानी y का मैं x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, तो बेटा y का x के सापेक्ष अवकलन क्या बनेगा? dy अपॉन dx। तो ये तो मूल अवकलन हो गया। अगर इसका आंशिक अवकलन करना है ना, तो इसको मैं लिख दूंगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। मूल राशि का 2 बार सापेक्ष अवकलन हो गया। अब जो d2 है और जो dx स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल y अपॉन डेल x। आ रही बात समझ में? ये होता है मूल प्रतिस्थापन। सेम यही कंडीशंस में कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ? यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास मेन फंक्शन था E माइनस के dv अपॉन dr, समीकरण नंबर 1 का मैंने आंशिक अवकलन किया है, तो मेजर फंक्शन क्या रहा है? E माइनस के डेल v अपॉन डेल r। समीकरण नंबर 2। जनरली एक चीज आप देखिए, ये विद्युत क्षेत्र आपके सामने बना हुआ है ना, बना हुआ है ना विद्युत क्षेत्र। अगर आपसे कोई कहे कि इस विद्युत क्षेत्र का आकलन कीजिए, इस विद्युत क्षेत्र का आकलन कीजिए, तो बेटा इस विद्युत क्षेत्र का आकलन आप किस में करेंगे? आपको कौन सी आकृति दिखाई दे रही है? कोई सममित आकृति नजर आ रही है क्या? ये नहीं है ना, असममित आकृति है, सभी दिशाओं में फैली हुई है। तो इसकी जो भी कैलकुलेशन होगी वो किस में होगी? 3D में। किस में होगी? 3D में होगी। तो आ जाइए भाई, 3D में होगी तो ये लीजिए, कर लिया मैंने 3D का कैलकुलेशन। दिस इज द मेजर मेन पॉइंट ऑफ O, दिस कॉल्ड इज x एक्सिस, कॉल्ड इज y एक्सिस एंड कॉल्ड इज z एक्सिस। याद कीजिए मैंने आपको 11th क्लास में बहुत ढंग से 3D डायरेक्शंस कैलकुलेट करवाई हैं। अब 3D में कोई विद्युत क्षेत्र E उपस्थित है अकॉर्डिंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने मान लिया सर असममित आकृति है, तो मैंने 3D में कैलकुलेट कर रहा हूँ, यह विद्युत क्षेत्र E हो गया है। अगर इस विद्युत क्षेत्र की वैल्यू मैं x एक्सिस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूंगा, तो इसका घटक क्या बनेगा बेटा? Ex, और y एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? Ey, और z एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? Ez। यू नो अबाउट ऑल्सो वेरी वेल, x एक्सिस के अकॉर्डिंग जो हम यूनिट वेक्टर यूज में लेते हैं वो आता है i कैप, y के अकॉर्डिंग क्या आता है? j कैप,
और z के अकॉर्डिंग क्या आता है बेटा, k कैप। आ गया? तो ज़रा ध्यान दीजिए, अतः कुल विद्युत क्षेत्र, तो भैया कुल विद्युत क्षेत्र क्या बनेगा, ई वेक्टर बराबर में ई एक्स आई कैप, आई कैप के साथ गुणन में घटक को अदिश रूप में ही लिखते हैं, सदिश रूप में नहीं लिखते हैं, जानते हैं ना आप सभी। ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, दिस द मेजर फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। तो भाई विद्युत क्षेत्र का, टोटल विद्युत क्षेत्र का फलन निकालोगे तो पहले तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, फिर वाई के अकॉर्डिंग, फिर जेड के अकॉर्डिंग। तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बन गया ई एक्स आई कैप, वाई के अकॉर्डिंग ई वाई जे कैप, और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या बन गया, ई जेड के कैप। अब नंबर 1, अब हमारा एक ही काम बचेगा, बारी बारी से तीनों अक्षों का अनुदिश विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता के मध्य संबंध निकालेंगे, और जो भी संबंध आएगा उसको समीकरण नंबर 3 में रख देंगे और ऐड कर देंगे, टोटल वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो देखिएगा, नंबर 1, एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश क्या, ई व डीवी अपॉन डी आर के मध्य संबंध। तो बेटा एक्स अक्ष के अनुदिश जो विद्युत क्षेत्र वो तो हो गया ई एक्स, अकॉर्डिंग दिस फंक्शन माइनस लगी रहा है डेल वी अपॉन, अब जो दूरी है बटे में डी आर, मैं कौन से अक्ष की बात कर रहा हूं, एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग, तो जो भी दूरी होगी वो एक्स अक्ष के अनुदिश ही तो मापी जाएगी, तो बटे में मैं क्या लिख दूंगा, डेल एक्स। ओके बेटा, तो ई एक्स बराबर में माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स, दैट्स कॉल्ड इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, सेम ऐसे ही वाई अक्ष के अनुदिश, ई व डी वी अपॉन डी आर के मध्य संबंध, तो बेटा क्या बनेगा, ई वाई बराबर में माइनस के डेल वी अपॉन क्या दूरी आ जाएगी, वाई, समीकरण नंबर 5। सेम कंडीशन आर अप्लाई इन एक्स जेड एक्सिस, इसी प्रकार जेड अक्ष के अनुदिश, ठीक है, जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग ई जेड बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, इक्वेशन नंबर 6। तो देखिए भैया, हमने बारीकी से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस सभी के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र में विभव के मान में दूरी के साथ होने वाले परिवर्तन का संबंध ज्ञात किया है, जो कि आपके सामने बोर्ड पर लिखा पड़ा है। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारे पास हो गया डेल वी अपॉन डेल एक्स, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग डेल वी अपॉन डेल वाई, और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग डेल वी अपॉन डेल जेड। अब जरा ध्यान दें, समीकरण नंबर 3 में, ये देखिए यहां से हल कर रहा हूं, समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 4, 5, 6 से मान रखने पर, समीकरण नंबर 3 में 4, 5, 6 से मान रखना हूं, तो एक बार समीकरण नंबर 3 को उठा लाइएगा, ई बराबर में ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ठीक है, अब ई बराबर ई एक्स की जगह पर आप रखेंगे माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस ई वाई का मान रखेंगे, माइनस चल रहा है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है, जे कैप प्लस माइनस के डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप, ब्रैकेट खोलूँगा, ऑल टर्म्स माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं, ई बराबर में माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस के डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप।
अब मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया है, अब मुझे इसमें से कुछ कॉमन लेना है। तो बहुत से जो महारथी हैं वो इसमें से कॉमन लेते हैं साहब डेल बी को, साहब डेल बी यहाँ भी है, डेल बी यहाँ भी और डेल बी यहाँ भी है, फटाक दे से डेल बी कॉमन ले लें और एग्जामिनर बिना देखे या काट के नहीं डबल जीरो दे दे। आपको इसमें फोकस करना है कि इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन आएगा केवल बी, केवल क्या कॉमन आएगा बी। क्यों गुरुजी, ये डेल बी तो सब जगह यहाँ बैठो डेल बी क्यों ना ले सकें। अरे हरामियों एक बात बताओ, जैसे कि मैं कह रहा हूं y का x के सापेक्ष अवकलन करो, तो y का अवकलन कर रहा हूं x के रेस्पेक्ट में, तो d अपॉन dx ये लिखा है मैंने, लिखा है ना। ये d अपॉन dx क्या लिखा रहा है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अवकलन हो रहा है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, किसका, y, ठीक है ना। अब d अपॉन dx का तो अस्तित्व है, परंतु 1 अपॉन dx का कोई अस्तित्व है क्या, कोई अस्तित्व नहीं है। कब नहीं है, जब हम उसका क्या कर रहे हो, अवकलन कर रहे हो। ठीक उसी प्रकार ये अवकलनीय व्यंजक ही तो है। जब आप पूरे में से डेल v को ही बाहर ले लोगे तो यहां पे क्या बचेगा 1 अपॉन डेल x, यहां पे क्या बचेगा 1 अपॉन डेल y, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए यहां से केवल क्या कॉमन आएगा भैया, माइनस भी आ जाएगा। माइनस सब जगह बैठा है क्या, नहीं, माइनस को ले लो और माइनस के साथ किसको ले लो, v को, तो माइनस और v को कॉमन लेते अंदर बचेगा डेल अपॉन डेल x आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल y जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल z के कैप। बच गया, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, थोड़ा सा और ध्यान दे लो। जहां देख लीजिएगा, जहां डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये एक संकारक के बराबर होता है जिसे हम कहते हैं डाइवर्जेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस। तो बेटा इस समीकरण को मैं कैसे लिख सकता हूं, E बराबर में माइनस तो आगे चल ही रहा है, V गुणा में है ही, इस पूरे ब्रैकेट की जगह पर आप क्या लिख दोगे, डाइवर्जेंस। तो समीकरण निकल कर आ जाएगा E बराबर में माइनस के डाइवर्जेंस B। आ रही बात समझ में। डाइवर्जेंस दूरी के साथ परिवर्तन को व्यक्त करता है। अब दूरी के साथ परिवर्तन हो किस में रहा है, विभव के मान में। तो भाई विभव के मान में दूरी के साथ होने वाला परिवर्तन क्या बन गया, विभव प्रवणता। मैं संबंध किसके मध्य ज्ञात कर रहा हूं, E व किसके मध्य, dB अपॉन dr, यानी विभव प्रवणता के मध्य, किसके रूप में, संकारक के रूप में। तो ये संकारक आ गया कि नहीं आ गया। तो उपरोक्त स्थिति विद्युत क्षेत्र व विभव प्रवणता के मध्य संबंध को व्यक्त कर रही है, किसके रूप में, संकारक के रूप में। तो देखो बेटा आज के हमारे लेक्चर में मेरा केवल मेन उद्देश्य यही था, विभव प्रवणता के बारे में जानकारी देना और विभव प्रवणता व विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध को ज्ञात करना। तो एक बार तो हमने स्टार्टिंग में नॉर्मली जो मेजर फंक्शन था विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता के मध्य संबंध जो मैंने आपको निकलवाया था, सिद्ध कराया था, E बराबर में माइनस के dV अपॉन dr, ठीक है ना, dV अपॉन dr, इसको सिद्ध किया था। उसके बाद हमने इसी संबंध को किसके रूप में ज्ञात किया है, संकारक के रूप, ठीक है ना। बाकी की जो जानकारी है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दी जाएगी। थैंक यू।